दोस्तों नमस्कार। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्सपोज हो चले हैं? बीते 9 बरस में जिन मुद्दों के आश्रय प्रधानमंत्री मोदी का कद लार्जर देन लाइफ बन गया, बीजेपी और आरएसएस उनके छांव तले नजर आने लगी। पुरानी सरकारें ही नहीं बल्कि पुराने प्रधानमंत्रियों से भी जब तुलना बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी के आईटी सेल ने की, तो किसी को नहीं छोड़ा यह कहते हुए कि कोई भी प्रधानमंत्री मोदी के पसांग भर भी नहीं है। और जिन मुद्दों के आश्रय प्रधानमंत्री का कद इस देश में बढ़ा, पहली बार वही मुद्दे प्रधानमंत्री को अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो क्या यह एक्सपोज होना है या फिर उस कवच का उतरना है जिस कवच को ओढ़कर प्रधानमंत्री मोदी की छवि इस देश में गढ़ी गई? क्योंकि सवाल राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है, सवाल राष्ट्रवाद से भी जुड़ा है, सवाल पॉलिटिकल मॉडल से भी जुड़ा है और चुनाव जीतने के हुनर से भी जुड़ा है। करप्शन को लेकर भी यह मुद्दा है और गवर्नर्स को लेकर और उनकी भूमिका को लेकर भी यह मुद्दा है। दूसरे राज्य जो बीजेपी शासित नहीं है, वहां से जुड़े जंगल राज की परिस्थितियों में केंद्र की हरकत, गवर्नर की हरकत और इस देश के गृह मंत्रालय की हरकत, सब कुछ हर किसी ने देखी है। और जांच एजेंसियों को लेकर जिस रूप में इस देश में करप्शन को धर दबोचने की नीति केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता ने अपनाई, उसे भी हर किसी ने देखा और समझा है। लेकिन क्या पहली बार इस देश में अगर जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और सीधे प्रधानमंत्री मोदी को उन्हीं के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो क्या ये एक्सपोज हो रहे हैं? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर अतीक हत्याकांड ने उस पूरे गवर्नेंस को नहीं बल्कि पूरी की पूरी सुरक्षा व्यवस्था और राज्य सरकार की भूमिका को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए, और उन सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के गवर्नर की खामोशी, देश के गृह मंत्रालय की खामोशी और प्रधानमंत्री की चुप्पी, क्या यह एक्सपोज कर रही है? जिस तरीके से कर्नाटक के भीतर एक वक्त आरएसएस में रहे और बीजेपी की राजनीतिक जमीन बनाने वाले और राज्य के मुख्यमंत्री रहे बीजेपी के, अगर वह बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं और यह कहते हुए जा रहे हैं कि दरअसल जो था मौजूद, जिसे हमने बनाया, वो सब कुछ इस दौर में तहस नहस हो चला है, तो क्या यह पॉलिटिकल हार है? क्या करप्शन को लेकर बनाया गया झूठ है? क्या नेशनलिज्म और नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो सवाल खड़े हुए वह सब बेमानी है? और अगर कटघरे में प्रधानमंत्री हैं, तो फिर उस फेरिस्त को देखना पड़ेगा कि इस दौर में विपक्ष ने राजनीतिक तौर पर खुद को बड़ा मोल्ड कर लिया है, खास तौर से कांग्रेस ने। एक वक्त अकेला चलो का जिक्र था, एकला चलो, और एक वक्त खुद अपने बूते लड़ने का जिक्र था, और एक वक्त ओबीसी की ना तो जनगणना का जिक्र था और ना ही एससी एसटी को लेकर ऐसे भाषणों का जिक्र था जो राहुल गांधी कर्नाटक में दे रहे हैं। और इन परिस्थितियों में राजनीतिक तौर पर कर्नाटक के चुनाव में अडानी मुद्दा बन जाए, लोगों के जहन में यह सवाल आ ही जाए कि दरअसल अडानी और मोदी के रिश्ते क्या हैं, यह सब कुछ आसान बात नहीं है। और इस कड़ी में आरएसएस से जुड़े हुए लोग भी कितने करप्ट हो सकते हैं, और इसका जिक्र अगर राज्यपाल कोई करे, तो इसका मतलब सिर्फ मतलब नहीं, यह बहुत गंभीर मैसेज है इस देश के लिए। हमें लगता है कि आज उस सिलसिले को सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जिन मुद्दों का जिक्र हो रहा है, उसमें सबसे पहले तो कोई भी इस दौर में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक, जो गोवा के गवर्नर भी रहे, और गोवा के भीतर का करप्शन का मसला हो या जम्मू कश्मीर के भीतर का करप्शन का मसला हो, उन्होंने खुलकर कहा और यह भी कह दिया कि दरअसल प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई परहेज नहीं है। यह मैसेज बड़ा है, क्योंकि भ्रष्टाचार के दायरे में समूचे विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी ने लाकर ही खड़ा किया। इस दौर में ईडी और सीबीआई तभी सक्रिय हुई जब करप्शन को लेकर परसेप्शन यह बना दिया गया कि दरअसल समूचा विपक्ष भ्रष्ट है। और इस दायरे में अलग अलग राज्यों में जो कुछ हो रहा है उसको
भ्रष्टाचार और राज्य को ना चला पाने या राजनीतिक लाभ उठाने की दिशा में हर किसी को तौला गया और सीबीआई ईडी की भूमिका उसी दौर में रही। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी एनआईए तक की भूमिका रही। इस देश के भीतर सुरक्षा के मद्देनजर भी भूमिका कहीं ना कहीं गृह मंत्रालय की रही। लेकिन जब आप इस सिलसिले को उठाते हैं तो कुछ सिलसिले को सिस्टमेटिक तरीके से समझ लीजिए। सिस्टम की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा पुलवामा है। एक लाइन में यही बात जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे सत्यपाल मलिक ने कही, जिसमें सीधे सीधे कटघरे में होम मिनिस्ट्री को खड़ा कर दिया, यह कहते हुए कि जो उनको चाहिए था वो नहीं दिया गया सीआरपीएफ को। यह तो एक हिस्सा है। प्रधानमंत्री का रवैया गैर जिम्मेदाराना, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी चलाने वाले यानी एडवाइजर जो हैं अजीत डोभाल, उनका भी रवैया गैर जिम्मेदाराना, और इन सब के बीच राज्यपाल को खामोश करने की परिस्थिति में लाने वाले भी प्रधानमंत्री, जिसका जिक्र सत्यपाल मलिक ने अपने एक इंटरव्यू में किया। लेकिन उसके एक कदम और आगे बढ़ाइए जब कहते हैं कि करप्शन को लेकर जो सवाल गोवा से उठे, जो सवाल जम्मू कश्मीर से उठे, उसका जवाब कोई नहीं दे पाया। और जम्मू कश्मीर के भीतर जो मेडिकल इंश्योरेंस का जिक्र था, जो हाइड्रो पावर स्कीम का जिक्र था, उसमें उनको एक लिहाज से इनडायरेक्टली कहा गया कि आप इसको पास करेंगे तो 150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और जो जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई, जो राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि हमने जो जानकारी दी उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि जिन पर आरोप लगा उसमें 3 लोग जम्मू कश्मीर के थे। उसमें एक नाम अंबानी का लेते हैं, दूसरा नाम जम्मू कश्मीर बैंक के रहे हुए जो वहां के हसीन अंद्राबी हैं उनका नाम लेते हैं, और तीसरे आरएसएस से जुड़े हुए राम माधव का नाम लेते हैं। एक तरफ मेडिकल इंश्योरेंस था जिसमें हर कर्मचारी को 8,500 रुपए देने थे, रिटायर्ड को 20,000 देने थे, सीजीएचएस जैसी भूमिका के अलग भूमिका क्रिएट की जा रही थी, अस्पताल जो चुने गए थे 3rd ग्रेड के दिए जा रहे थे। इन सारे मुद्दों को जब सवाल के तौर पर गवर्नर रहते उठाया तो मामले को रफा दफा, मामले को दबाया गया। जब गोवा के राज्यपाल बने तो पीएमओ से फोन जाता था, वहां पर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में है उनके ऑफिस से फोन जाता था, जिसकी जानकारी कोई दूसरा नहीं, गोवा के राज्यपाल रहने के दौरान सत्यपाल मलिक ही दे रहे हैं अपने इंटरव्यू में। तो क्या उस करप्शन की भूमिका के नब्ज को पकड़ने की जरूरत है, जहां पर यह कहा जाए कि जब समूचा विपक्ष करप्ट है, और इस बात का जिक्र लगातार होते रहता था, कोई करप्ट अगर बीजेपी में आ जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है, लेकिन यहां तो अगर करप्शन पार्टी के साथ लगकर हो रहा है तो भी कार्रवाई नहीं होती है। क्या यह एक नई स्थिति है? तो करप्शन का पूरा ढांचा क्या ढह कर गिर जाता है? क्योंकि सवाल सिर्फ यही नहीं रुके, सवाल तो उस पॉलिटिकल मॉडल का है, और सवाल उत्तर प्रदेश का है, जहां पर गवर्नर की भूमिका क्यों खामोश है। पश्चिम बंगाल में जब इस देश के मौजूदा उपराष्ट्रपति जब वहां के गवर्नर थे तो बंगाल में कई बार उन्होंने रिपोर्ट भेजी, खुद प्रेस के सामने आ गए। जहां पर जरा सी भी हिंसा हुई वहां पर रिपोर्ट आई कि यहां पर तो कानून व्यवस्था ध्वस्त है। अगर उस नजरिए से भी देखिए तो उत्तर प्रदेश के भीतर जो कुछ हुआ या जो हो रहा है, क्या उसमें गृह मंत्रालय की खामोशी होनी चाहिए? राज्यपाल की भूमिका कुछ भी नहीं होनी चाहिए? प्रधानमंत्री को चुप रहना चाहिए? क्योंकि गवर्नर आनंदीबेन पटेल गुजरात से ही आई हैं, गुजरात की राजनीति को ही संभालती रही उस वक्त जब वहां पर नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे। और ध्यान दीजिए जो काम वहां पर हो रहा है, होम मिनिस्ट्री ने अपने तौर पर इस देश के दूसरे राज्यों में जो काम किया, जिसमें सीबीआई ईडी सक्रिय हुई, राज्यों ने विरोध किया, उसमें बंगाल है, बिहार है, महाराष्ट्र जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, ये सभी राज्यों में विरोध हुआ। लेकिन वो तमाम घटनाएं जो वहां की देखेंगे और उत्तर प्रदेश की देखेंगे, आपको भिन्नता नजर आएगी। और किसी की कोई भूमिका नहीं, और प्रधानमंत्री की खामोशी खास तौर से तब जब इस देश के भीतर कद बढ़ते बढ़ते यह बताया जा चुका है कि दरअसल यह लार्जर देन लाइफ है, और इस देश के भीतर अगर कहीं पर
कोई पत्ता भी खड़कता है तो उसकी आवाज दिल्ली में प्रधानमंत्री सुन लेते हैं। तो क्या पत्ता नहीं खड़का है? क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के भीतर देखें तो जो कुछ हुआ उसके बाद 3 अलग अलग कमेटियां जांच की बनी है। कमेटी की जांच जो बनी है और जो कार्रवाई कर रहे हैं, जिन पर आरोप है और जो कटघरे में हैं वही कर रहे हैं, वो जाहिर तौर पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं। जाहिर तौर पर वहां पर गवर्नेंस संभाले हुए लोग हैं। ध्यान दीजिए तो 3 कमेटियां बनी हैं। पहली कमेटी है डीजीपी आर के विश्वकर्मा ने बनाई है। जो 3 सदस्यीय कमेटी इन्होंने बनाई उसमें प्रयागराज जोन के एडीजी भानु भास्कर लीड कर रहे हैं। कमिश्नर प्रयागराज को रखा है, एफसीएल डायरेक्टर को रखा है। एडीजी और कमिश्नर की भूमिका जो प्रयागराज में हुआ उसके बाद वही कमेटी में है, आश्चर्य लग सकता है। दूसरी कमेटी प्रयागराज कमिश्नर रमेश शर्मा ने बनाई। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के एडीसीपी क्राइम सतीश चंद्र लीड करेंगे, एसीपी सत्येंद्र प्रसाद तिवारी उनके साथ रहेंगे और इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच ओम प्रकाश भी उनके साथ रहेंगे। उनको अटैच कर दिया गया। क्राइम ब्रांच की भूमिका, पुलिस की भूमिका, कमिश्नर की भूमिका, ऐसे केस को लेकर जिस केस पर सुप्रीम कोर्ट तक की नजर हो और सुप्रीम कोर्ट कह रहा हो कि इनकी सुरक्षा उत्तर प्रदेश की मशीनरी को करनी है और सुरक्षा ना हो पाए, पुलिस का घेरा चाक चौबंद रहे, और उन सब के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के उस मिजाज को समझिए जहां पर गोली चलाने वाला कहता है गोली इसलिए चला के मारे क्योंकि हम पहचान बना लें इस देश के भीतर में, उत्तर प्रदेश के भीतर में माफियाओं में हमारा कद बढ़ जाए। तो दोबारा लौटिए परिस्थिति में इस देश के भीतर में राजनेताओं का कद कैसे बढ़ता है और क्या मौजूदा वक्त में जिस एस्पेक्ट से जिक्र देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या देश की गवर्नेंस के मद्देनजर इस पूरे देश को संभालने को लेकर होता रहा, क्या वह सब कुछ अंदर से खोखला है? एक तीसरी कमेटी भी बनी। यह न्यायिक आयोग का गठन किया यह गृह विभाग ने, उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने, तो उसकी कोई भूमिका नहीं। उसने अपने तौर पर 3 सदस्यीय जो कमेटी बनाई उसमें कहा 2 महीने में आपको रिपोर्ट देनी है। इसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरविंद कुमार त्रिपाठी हैं, रिटायर्ड डीजीपी सुवेश सिंह हैं, रिटायर्ड जिला जज ब्रजेश कुमार सोनी हैं। और अब आप सोचिए कि जो 3 शूटर्स हैं उनको नैनी की हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया। और जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस बीच मैसेज आया कि जी नहीं, अब वो नैनी में सुरक्षित नहीं है, उनको वहां से निकालकर प्रतापगढ़ ले जाया जाएगा। अपने ही तय करके, अपनी ही परिस्थितियों में, अपने खुद को कटघरे में खड़ा करके, तो क्या देश के गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री को जागना नहीं चाहिए? ऐसी सिचुएशन उत्तर प्रदेश के भीतर है, जिन परिस्थिति में वहां पर चीजें खड़ी की जा रही हैं। यह दूसरी स्थिति जो भ्रष्टाचार और नेशनल एस्पेक्ट, नेशनल सिक्योरिटी जो पुलवामा से शुरू हुआ, उसके मद्देनजर तीसरी लकीर खींचते हुए आप कर्नाटक पहुंचेंगे। कर्नाटक में पहली बार जिस शख्स ने कांग्रेस को ज्वाइन किया वह नेता प्रतिपक्ष रह चुका है, वो राज्य का मुख्यमंत्री रह चुका है, वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुका है, वो आरएसएस में रह चुका है। उसने बरसों बरस तक बीजेपी को सींचा है लेकिन उसको चुनावी टिकट नहीं मिला। महत्वपूर्ण ये नहीं है चुनावी टिकट नहीं मिला, महत्वपूर्ण उस मॉडल का है जिस मॉडल को राजनीतिक तौर पर इस दौर में चुनाव जीतने के लिए 2 ही चेहरों ने इस देश में खुद को क्रिएट किया। एक प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा और दूसरा बिसात देश के गृह मंत्री अमित शाह की। यह दोनों इतने मारक तत्व हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, यह बिछ जाए तो जीत जाते हैं। लेकिन उसको बिछाने के प्रोसेस में जो इनका पॉलिटिकल मॉडल चलता है, जिसे नहीं चाहते हैं उसको कहते हैं आप कागज में लिख दीजिए मैं चुनावी राजनीति से रिटायर्ड हो रहा हूं। यानी वो शख्स जो पूरे कर्नाटक के भीतर जिसने तमाम चीजों को खड़ा किया, वो अकेले नहीं है, 7 विधायक और भी हैं। लेकिन इस शख्स का जिक्र इसलिए क्योंकि यह आरएसएस से निकला हुआ शख्स है और आरएसएस से निकलकर जिन बातों का जिक्र वो कर रहा है कि क्या इस तरीके से लेटर लिखना चाहिए। और उन्होंने आज जब कांग्रेस ज्वाइन की तो कहा क्या, पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते मुझे लगा मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मुझे टिकट नहीं मिल रही है तो मैं हैरान रह गया। मुझसे इस बारे में किसी ने बात नहीं की, ना ही मुझे समझाने की कोशिश की। यानी जो दावा हो रहा था येदियुरप्पा दरवाजा खटखटा रहे हैं,
धर्मेंद्र प्रधान जो प्रभारी बनाए हैं वह बातचीत कर रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बात कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो तमाम बातों से इनकार कर रहे हैं। मुझसे किसी ने ना बात की, ना समझाने की कोशिश की, यहां तक कि मुझे तसल्ली भी देने कोई नहीं आया कि मुझे उसके बाद कौन सा पद दिया जाएगा, कोई जानकारी नहीं। यानी एक ऐसा पॉलिटिकल मॉडल मौजूदा वक्त में, जो देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करती है, लेकिन वहां भी ऑटोक्रेसी ऐसी कि वहां पर भी एक दो लोगों ने चाह लिया तो क्या बीजेपी के अध्यक्ष और क्या प्रभारी और क्या इन सब के बीच जिसे बिसात बिछानी है, क्योंकि तय है कि अगर हमको जीतना है तो हम जीत जाएंगे, उसमें अब आपकी जरूरत नहीं है। तो क्या ये आने वाले वक्त का मॉडल 2024 में केंद्र में बैठे उन कद्दावर नेताओं के लिए खतरे की घंटी है? उनको भी कागज में लिखकर देना होगा कि मैं चुनावी राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, पार्टी के लिए काम करता रहूंगा, और कभी कभी शिक्षा देने के लिए कि पॉलिटिक्स कैसे करनी उस दिशा में चले जाएंगे। पूरा मॉडल पॉलिटिकल बीजेपी का धराशायी हो चला है कर्नाटक के भीतर में। पूरा का पूरा मॉडल जो करप्शन को लेकर एक परसेप्शन के तौर पर इस दौर में बनाया गया, वह कश्मीर से लेकर गोवा तक पहुंचते पहुंचते राज्यपाल की जुबान के जरिए जब निकल कर आया, धराशायी हो चला है। उत्तर प्रदेश का जो पूरा मॉडल गवर्नेंस का निकल कर आया, यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है। समझना तो उस देश को उसी वक्त चाहिए था जब वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ आए, तो उनके अपने खिलाफ जो मामले चल रहे थे, उन मामलों को लेकर उन्होंने न्याय प्रक्रिया पर भरोसा नहीं जिताया, बल्कि न्याय प्रणाली से इतर कैबिनेट बुलाई और अपने खिलाफ सारे मामले खत्म कर दिए। और उसके बाद देश में तो गजब हो गया। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसा ही हुआ, कहा गया हर मामला पॉलिटिकल है, कैबिनेट की बैठक बुलाएंगे और मामला खत्म कर देंगे। उत्तर प्रदेश के भीतर भी कई नेताओं पर से भी मामले रफा दफा किए जाने लगे। यानी पूरा सिस्टम जो चरमराता है, और जब लोकतंत्र गायब होता है तो वह गायब कैसे होता है यह नजर आने लगा। इससे असर क्या पड़ता है ये कोई भी पूछ सकता है। इसका असर सबसे बड़ा यही हो रहा है कि इस देश में 2021 में जो जनगणना आनी थी वह 2023 तक नहीं आ पाई है। जनगणना का मतलब इस देश के तमाम उन लोगों के लिए कल्याण योजनाएं और उसके लिए बजट एलोकेशन होता है, कैसे चल रहा है 2011 के बेस को बनाकर, यह भी समझने की जरूरत है। क्योंकि जो जिक्र होता है कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, हो सकता है 2021 का जो जनगणना कभी भी सामने आए, वो जाहिर है 2024 के चुनाव के बाद ही सामने आएगी। लेकिन जब वो सामने आएगी तो हो सकता है आप 80 करोड़ नहीं, उसके बाद 100 करोड़ लोगों का जिक्र करें कि अब इस देश में 100 करोड़ लोग हो गए जिन्हें हमें 5 किलो अनाज देना है, तो बजट चाहिए होगा। इस दौर में तमाम परिस्थितियों में चीजें डावाडोल है। कर्नाटक के भीतर जब जिक्र हम आपसे जगदीश शेट्टार का कर रहे हैं, तो उसके बाद एक लंबी फहरिस्त है। 14 अप्रैल को बीजेपी के ही पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मी साध्वी भी, जो अथानी से चुनाव लड़ना चाहते थे, टिकट नहीं मिली तो छोड़कर कांग्रेस में चले गए। 6 बार के एमएलए मंत्री रहे एस अंगारा ने, उनको टिकट नहीं दी गई। मुदिगेरा से एमपी कुमारस्वामी को नहीं दिया गया, हावेरी से नेहरू ओलेकर को नहीं दिया गया, होस दुर्गे से गली शेट्टी शेखर को नहीं दिया गया, कुलदिगी से एनवाई गोपाल कृष्णा को नहीं दिया गया, एमएलसी आर शंकर को नहीं दिया गया, जो रानी बेनूर, इन्होंने पार्टियां छोड़ दी। पूरा पॉलिटिकल मॉडल चंद हाथ में कैसे गिरफ्त में आ चुका है। हालांकि कुल लगभग 19 एमएलए को टिकट नहीं दिया गया, जो 212 लोगों की लिस्ट अभी तक आ चुकी है, उस दौर का हम जिक्र कर रहे हैं। इसके बाद की जो तस्वीर है वो तस्वीर इसलिए कहीं ज्यादा मुश्किल हो चली है। पहली बार इस देश के भीतर में अब एक सहमति बनी है कि इस देश में जनसंख्या जब गिनी जाती है तो ओबीसी की होनी चाहिए, और कांग्रेस भी राजनीतिक तौर पर जब समझने लगी कि 2024 में अडानी कांड से पहले की परिस्थिति और अडानी कांड के बाद की स्थिति, और राजनीतिक तौर पर विपक्ष की एकजुटता और राजनीतिक तौर पर उठते हुए मुद्दों के कटघरे में प्रधानमंत्री मोदी को जब खड़ा किया जा रहा है और उनके अपने लोग ही उस मॉडल को नकारने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो कांग्रेस में भी एक लचीलापन आया। कांग्रेस ओबीसी का जिक्र कर रही है, एससी एसटी का जिक्र कर रही है, कितने लोगों की भर्ती हुई, इस बात का जिक्र कर रही है।
और इस बात का जिक्र वो इस लिहाज से भी कर रही है कि विपक्ष की एकता जरूरी है। लेकिन यहां पर एक जिक्र और इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस जिन बातों का जिक्र करती थी उसमें उसके निशाने पर आरएसएस जरूर रहती थी। जरा समझिए लचीलेपन की स्थिति क्या है शेट्टार को लेकर। जो जगदीश शेट्टार हैं, सिद्धारमैया, जो कि उन्होंने इस दौर में क्या कहा, उन्होंने कहा कि दरअसल आरएसएस में होने के बावजूद शेट्टार एक सेकुलर व्यक्ति हैं। जैसा व्यवहार बीजेपी ने उनके साथ किया वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। भाजपा ने उनके समुदाय, जो लिंगायत समुदाय है, और उनके समर्थकों का अपमान किया है और अब हम 150 सीट कर्नाटक में ले जाएंगे। यानी राजनीतिक मॉडल इस दौर में विपक्ष के साथ साथ कांग्रेस के भीतर भी घुस चुका है। लेकिन उससे बड़ी परिस्थिति बतला रहे हैं कि पहली बार प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पर खड़े थे अपनी छवि को लेकर, और जिस छवि को गढ़ने का काम इस देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा था, बीजेपी का आईटी सेल कर रहा था, तमाम मंत्रालयों के विज्ञापनों में प्रधानमंत्री की तस्वीरें जो चस्पा होके इस देश भर में छाई हुई थी, वो तमाम मुद्दे एक झटके में आकर प्रधानमंत्री को अगर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो पहला और आखिरी सवाल हर जहन में यह होगा, क्या 2024 से पहले प्रधानमंत्री मोदी की वह पूरी छवि एक्सपोज हो जाएगी जिस छवि को बीते 9 बरसों से गढ़ा गया? और अगर यह छवि एक्सपोज जनता के सामने हो गई और नीचे तक मैसेज चला गया, जो मैसेज बहुत तेजी से इस दौर में इसलिए जा रहा है क्योंकि राज्य दर राज्य चुनाव है। राहुल गांधी भी जब कर्नाटक की सभा में पहुंचे और कोलार में पहुंचे तो उन्होंने अपने भाषण में कुछ इधर उधर का जिक्र नहीं किया, सिर्फ अडानी और मोदी पर केंद्रित होकर भाषण दिया। उस भाषण का मजमून बहुत साफ बताता है कि अडानी और मोदी में रिश्ते क्या हैं, और वो रिश्ता बताना चाहिए। वो हवाई जहाज की तस्वीर हो, एयरपोर्ट जो आपने दे दिया उसका जिक्र हो, नियम कायदे बदले गए उसका जिक्र हो, मुंबई एयरपोर्ट के लिए और जिससे एयरपोर्ट लिया गया उसके दरवाजे पर सीबीआई और ईडी भेजना हो, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री गए तो वहां समझौता एसबीआई के जरिए, श्रीलंका गए वहां समझौता अडानी के लिए, बांग्लादेश गए वहां समझौता अडानी के लिए, इजराइल गए वहां समझौता अडानी के लिए, अडानी की शेल कंपनियां, 20,000 करोड़ का जिक्र। इन सारी बातों का जिक्र अगर कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी कर रहे हैं तो जाहिर है एक इंटरनल समझ तो वोटरों के भीतर आ रही है। और उसके बाद तेलंगाना में चुनाव होने हैं, छत्तीसगढ़ में होने हैं, मध्य प्रदेश में होने हैं, राजस्थान में होने हैं, और इन जगहों को लेकर 2024 की दिशा के चुनाव में बढ़ जाना है। तो अगर एक्सपोज प्रधानमंत्री अपने ही मुद्दों के आसरे, जिन मुद्दों से उनकी छवि को गढ़ा गया, अगर वो कटघरे में खड़े होंगे तो 2024 बीजेपी किस रूप में देख पाएगी? यह सवाल धीरे धीरे बड़ा हो रहा है क्योंकि जो मॉडल, चुनावी जीत का मॉडल बीजेपी के भीतर मोदी और अमित शाह ने खड़ा किया, उसमें बड़े बड़े कद्दावर नेताओं की भी कोई महत्व नहीं है। और जाहिर है इसका एहसास शिवराज सिंह चौहान को भी है और वसुंधरा राजे सिंधिया को भी है। तो क्या उनके मूवमेंट आने वाले वक्त में आप नई दिशा से देख सकते हैं, या दिल्ली में बैठे हुए जो कद्दावर नेताओं की फहरिस्त है उनके मूवमेंट देख सकते हैं, या फिर इस दौर में आरएसएस कहीं जागृत हो सकती है, या इन सब के बीच राजनीतिक सफलता पाने के लिए देश की सत्ता ही नए तरीके से राजनीति गढ़ने की दिशा में तो नहीं बढ़ जाएगी? और बढ़ने का मतलब यह है कि चंद मिनटों पहले ममता बनर्जी ने कहा इस देश में क्या हो रहा है, जिसे चाहा उसे पकड़कर डाल दिया, और उत्तर प्रदेश में जब कानून व्यवस्था नहीं तब गृह मंत्रालय खामोश क्यों है? और इस बयान के चंद मिनटों के बाद सीबीआई का नोटिस उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के पास पहुंच जाता है, हाजिर हो। सियासत के इस मेल या इस गांठ को खोलने की कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन सवाल बड़ा इसलिए है कि पहली बार 9 बरस से गढ़ी गई छवि एक्सपोज तो नहीं हो रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।